नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फोकस अप टू इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 7 के बारे में और यह क्लास 7 का चैप्टर है। इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, मानवीय पर्यावरण के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो किस प्रकार से यह होता है, आइए समझते हैं। मानवीय पर्यावरण, इसमें बस्तियां आती हैं, बसावट आता है, परिवहन आता है, आने जाने के साधन और संचार आता है, जो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा था प्रारंभिक मानव किस प्रकार से भोजन करता था, किस प्रकार से वस्त्र पहनता था, किस प्रकार के आवास में रहता था और वह किस प्रकार से प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित किए, खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया, घर बनाया, यातायात और संचार के बेहतर साधनों का विकास किया और इस प्रकार से वह अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाना सीख गया। बस्तियां क्या होती हैं? यह वह स्थान होता है जहां पर लोग अपने लिए घर बनाते हैं, उन्हें हम बस्तियां कहते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों, गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया, तब उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। जहां पर वे फसल उगाते थे, वहां पर उनके खाने योग्य वस्तुएं उपलब्ध हो जाया करती थी, इसलिए वह उस स्थान पर अपना स्थायी घर बनाना शुरू कर दिया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ था, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था। नदी घाटी थी, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था वहां पे, तो इस कारण से वहां की जो भूमि थी, जो मृदा थी, वह बहुत ही उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां भी बड़ी होती चली गई। उनका जो दायरा था, उनका जो एरिया था, उसका विस्तार होता चला गया और नदी घाटियों के निकट बस्ती पनपने लगी। इसके साथ ही सभ्यता का विकास होना शुरू हो गया। तो सभ्यताएं कौन कौन सी विकसित हुई नदी घाटी के निकट? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का आपने नाम सुना होगा, टिग्रिस सभ्यता का नाम सुना होगा, नील सभ्यता का नाम सुना होगा और वांगो सभ्यता, जो कि नदियों के किनारे विकसित हुई। इस प्रकार से सभ्यता का विकास हुआ नदी घाटी के किनारे। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती थी। बस्तियां स्थायी और अस्थायी क्यों हो सकती थी? क्योंकि जहां पर वह सुरक्षित वातावरण, पर्यावरण मिलता था, वहां की बस्तियां स्थायी होती थी। और जहां पे कुछ समय के लिए जलवायु परिवर्तन, वहां का पर्यावरण में जो चेंज आता था, इसके कारण से वहां से लोगों को दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए समय होता था, तो वह अस्थायी बस्तियों का निर्माण करते थे। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती थी, उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। जैसे अस्थायी बस्तियां कहाँ पे बनाई जाएंगी? घने जंगलों में, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में। पर्वतों के निवासी अक्सर करके अस्थायी बस्तियों में ही निवास करते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। ऐसा मुख्यतः आजकल हम जनजातियों में देख सकते हैं। ऐसी ही परंपरा अभी भी आधुनिक समय में भी चली आ रही है। यद्यपि अधिकांश बस्तियां अब स्थायी बस्तियां हो गई हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर
बनाते हैं वह स्थायी बस्तियां कही जाती हैं। आप यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं ये मानव बस्ती का चित्र है। यहाँ पर कुछ बसावट आपको देखने को मिल जाएगी, खुला वातावरण भी दिख रहा है हमें, और यहाँ पर कुछ बसावट है, और ये नदी है, नदी घाटी के किनारे ये बसावट हमको दिख रही है। यहाँ की भूमि भी उपजाऊ लग रही है, हरा भरा हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर बस्ती बनाई गई है। क्या आप जानते हैं वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव कहते हैं, बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक दशाओं में अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्राकृतिक दशाएं जब अनुकूल होती हैं तब वहां पे आदर्श बसाव माना जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं शब्दावली दी गई है जिसमें ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास क्या होता है? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे ऋतु मौसम में परिवर्तन होता है उसी प्रकार उनका आवागमन होता है मौसम के अनुसार, इसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती हुई, हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात का जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना पर्यावरण प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? प्रसाद जो गांव से आया था उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा, शहरों में जो बढ़ती आबादी है इसके कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी से प्रदूषण भी बढ़ रहा है और यातायात का जाम भी हो रहा है। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा, चिकित्सा सुविधा के लिए यहाँ पर शहरों में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां, अवैध कब्जे वाली बस्तियां हमको शहरों में दिखाई देती है, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल और विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, जो गांव से आया था, उसने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल और अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन गांव की उपलब्धता क्या है? गांव में बहुत सारी खुली भूमि है, सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। जब प्रसाद के दादाजी बीमार थे तो उनका शहर के अस्पताल में उनको दिखाने के लिए लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, एक ग्रामीण परिवेश और एक शहरी परिवेश। ग्रामीण बस्तियों का और शहरी बस्तियों का। गांव, ग्रामीण बस्ती होती है गांव में, जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, मछली पालने का काम, वन लगाते हैं, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण लोग
क्या काम करते हैं? कृषि करते हैं, मछली पालन करते हैं, वानिकी करते हैं, दस्तकारी करते हैं, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में क्या होता है? घर बहुत पास पास ही बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर और काफी ज्यादा क्षेत्र में फैले होते हैं, व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर बस्तियां प्रकीर्ण रूप में हमें दिखाई देंगी। काफी दूर दूर घर बने होंगे और काफी विस्तृत क्षेत्र में घर हमें बने दिखाई देंगे। तो ऐसी घर हमको कहाँ मिलेंगे? पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगलों में, अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाई जाती है, क्योंकि जब बारिश होगी तो क्या होगा? ढाल वाली छत से पानी सीधे नीचे चला जाएगा, छत में नहीं रुकेगा, इसलिए ढाल वाली छतें बनाई जाती हैं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। जिन स्थानों में वर्षा के समय हम यहाँ पर देख रहे हैं, सघन बस्ती का यहाँ पर चित्र दिया गया है, जहां पर काफी पास पास में हमको घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये प्रकीर्ण बस्ती का चित्र है, जहां पर काफी हमको विस्तृत एरिया दिखाई दे रहा है और घर हमको काफी दूर दूर बसे हुए हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, काफी दूर दूर। तो ये प्रकीर्ण बस्ती का एग्जाम्पल है और ये सघन बस्ती का। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां वाली होती है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों और शहरों के नाम आपको लिखने हैं। यहाँ पर स्टिल्ट घर किस प्रकार बनाए जाते हैं वो हम इस चित्र में देख सकते हैं। ऊंचे प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं, जहां पर वर्षा के कारण जल जमाव होता है। इस प्रकार से घर वहां पर बनाए जाते हैं। आप देख रहे हैं घर ऊपर की तरफ बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे परिवहन की। परिवहन के बारे में, परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। परिवहन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? व्यक्तियों और सामान के एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के साधन को हम परिवहन कहते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन का काम बहुत आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हुए हमें दिख जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम यातायात के साधन में देख सकते हैं, घोड़ा गाड़ी का उपयोग यहाँ पर हो रहा है। हमारे देश में और भी सामान्य पशुओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम यातायात के साधनों में के प्रयोग के रूप में देख सकते हैं। जैसे गधे, खच्चर, बैल और ऊंट का प्रयोग भी हम देख सकते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट का प्रयोग करते हैं, जहां पर थोड़ी ढलान होती है
या पठारी क्षेत्र जैसे जगहों पे हम देख सकते हैं खच्चर का प्रयोग होता है। बैल मैदानी भागों में हम देख सकते हैं और गधे का प्रयोग सामान को इधर से उधर ढोने के लिए कुछ दूरी के लिए हम प्रयोग में लाते हुए देख पाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है। जैसे लामा एक पशु है जिसका उपयोग दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में दिखता है। उसी तरह तिब्बत में जब हम देखेंगे तो वहां पर याक नामक पशु का उपयोग परिवहन के साधन के रूप में किया जाता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा जब से प्रारंभ हुई तब से परिवहन को गति मिली, तेजी से कहीं किसी दूरी को बहुत ही कम समय में यात्रा के लिए माना गया। हवाई यात्रा से बहुत ही कम समय में लंबी दूरी को तय किया जा सकता था। तो द्रुत गति आई, तेजी आई। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का ही समय लगता है, केवल 6 से 8 घंटे का ही समय लगता है। और इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा की बचत भी होने लगी आधुनिक समय में। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं जो कि बर्फ में बना एक आवास है और इसे कौन बनाता है या ऐसे आवास को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनानी है जिसका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य मार्ग हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य मार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम माना गया है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला जो मार्ग है उसे स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग कहा जाता है। परिवहन की चर्चा हम कर रहे हैं तो परिवहन के जो 4 मुख्य साधन हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं आवागमन के लिए वे हैं सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ये परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क मार्ग की। सड़क मार्ग कम दूरी के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग है। यहाँ पर सड़कें जो होती हैं वह पक्की सड़कें भी हो सकती हैं और कच्ची सड़कें भी हो सकती हैं। पक्की सड़कों का एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमें इस प्रकार से दिखाई देती है। और कच्ची सड़कें जो होती हैं वह मिट्टी या ईंट से बनाई जाती है, उसे हम कच्ची सड़क कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। बहुत दूरी तक हमको आसानी से सड़कें उपलब्ध हो जाती है मैदानी क्षेत्रों में। मरुस्थलों, वनों और ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत के मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहा जाता है। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर आपने देखा होगा जो घरों की संरचना होती है उससे भी ऊंचाई के स्तर पर जो सड़कें बनाई जाती है उन्हें हम फ्लाईओवर कहते हैं। कच्ची सड़कों का आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। ये कच्ची सड़कें हैं।
क्या आप जानते हैं जायनिंग से ल्यासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है और जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से देखा जाए तो 5072 मीटर है। सड़क मार्ग के बाद अब हम बात करेंगे रेल मार्ग की। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से और कम खर्च में, तेजी से, जल्दी से हम और कम खर्च में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे आते जाते देख सकते हैं, आवागमन करते देख सकते हैं। और जो रेल मार्ग है वह भारी सामान को ढोने का भी कार्य करता है। वाष्प के इंजन की खोज पहले हुई थी और इससे औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में बहुत सहायता की। इसके बाद वाष्प के इंजन के बाद डीजल और विद्युत इंजनों का विकास हुआ और वाष्प इंजनों का इन्होंने स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियां भी चलाई गई। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के आने से परिवहन की गति और तेज हुई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है, जिसे हम देख सकते हैं अपने मैप में। जब देखेंगे तो हम देखेंगे मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल बहुत ही विस्तृत है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या पहाड़ी क्षेत्रों में कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है और अगर देखा जाए तो यह एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यहाँ पर जो चित्र हमको दिखाई दे रहा है यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का चित्र है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है और यह रेल मार्ग पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यह जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यह पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो हमने बात की रेल मार्ग की, सड़क मार्ग की और अब हम बात करेंगे जल मार्ग की। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। विदेशों से लोग जल मार्ग के माध्यम से ही भारत को खोजते खोजते भारत आए। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है और व्यापार के लिए हम अभी भी सबसे ज्यादा जिस साधन का उपयोग करते हैं, जिस परिवहन का उपयोग करते हैं वह जल मार्ग का ही संसाधन है। तो ये सबसे सस्ता होता है। अधिक दूरी में भारी और बड़े सामानों को अगर हमको लाना है एक स्थान से दूसरे स्थान तो ये सबसे सस्ता साधन होता है। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग का हम यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। जलमार्ग में हम नदियों, समुद्रों, महासागरों और नहरों को भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर गंगा नदी जो नाव्य नदियों और झीलों का उपयोग हम अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल, व्यापारिक सामान और सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए हम अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग
करते हैं। ये जो मार्ग है पत्तनों से जुड़े होते हैं, बंदरगाहों से, पोर्ट से जुड़े होते हैं। विश्व के महत्वपूर्ण कुछ पत्तन है, जिसमें एशिया में सिंगापुर और मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जनेरियो, अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो विश्व के महत्वपूर्ण पत्तन है, एशिया में सिंगापुर है, मुंबई है, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, दक्षिणी अमेरिका में रियो दी जनेरियो, अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। इस प्रकार से कुछ विश्व के महत्वपूर्ण पत्तन है जिनसे हम जलमार्गों, अंतर्देशीय जलमार्ग का परिवहन करते हैं। क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम बता सकते हैं जिनको आपको बताना है? हम परिवहन की चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने बात की सड़क मार्ग की, रेल मार्ग की, जल मार्ग की, और अब हम चौथे संसाधन के रूप में बात करेंगे वायु मार्ग की। तो वायु मार्ग जो है, इसका विकास प्रारंभ हुआ 20वीं सदी में और यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। तीव्र मार्ग का अर्थ है सबसे कम समय में हम एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। ईंधन की लागत बहुत अधिक होती है वायु मार्ग में, इसलिए वायु मार्ग सबसे महंगा संसाधन है। वायु यातायात मौसम खराब होने पर, जैसे कोहरा हो, तूफान आ जाए, तो यह प्रभावित हो जाता है। ऐसे में हम वायु मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं कर सकते हैं। यह यातायात का ऐसा अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम, ऐसे स्थान जहां पर पहुंचना कठिन होता है, दूर स्थानों तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है, वहां भी हम वायु मार्ग के द्वारा यात्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर ऐसा संसाधन है यात्रा का जिससे अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थितियों में भी लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े, दवाई को बांटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हेलीकॉप्टर का आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। और अगर आपको केदारनाथ की घटना याद होगी तो वहां पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से कई लोगों की जानें बचाई गई थी और वहां पे भोजन, दवाएं उपलब्ध कराई गई थी और एक संकटकालीन स्थान से उनको सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया गया था जो वहां पे लोग फंस गए थे। तो इस प्रकार से यह कठिन परिस्थितियों में भी हमारी सहायता करता है हेलीकॉप्टर वायु मार्ग के द्वारा। और इसके लिए वायु मार्ग के लिए पत्तन होते हैं, हवाई पत्तन जिन्हें हम कहते हैं, एयरपोर्ट कहते हैं। और ऐसे एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा में बने हुए हैं। अब हमने बात की परिवहन की, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं संचार माध्यम। संचार क्या होता है? संचार दूसरों के पास जब हम सूचना पहुंचाते हैं तो सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया को हम संचार कहते हैं। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए और तीव्र साधनों का विकास कर लिया। संचार तंत्र के विकास का इस प्रकार से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। संचार के क्षेत्र में विकास विश्व में सूचना क्रांति आने का कारण बनी। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग हम आम जनजीवन में भी देख सकते हैं, जैसे
समाचार पत्र हमारे घरों में आते हैं, रेडियो हमारे घरों में होता है, टेलीविजन हमारे घरों में होता है। तो बड़ी संख्या में हम लोग संचार का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम भी कहा जाता है। और जब सैटेलाइट से संचार प्रारंभ हुआ, सैटेलाइट के द्वारा, आप यहाँ पर सैटेलाइट का चित्र देख सकते हैं, ये सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है और इसके द्वारा संचार में तीव्रता आई। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संसाधन, मौसम का पूर्वानुमान, आपदा से रिलेटेड पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भेज सकते हैं। आज हमारे इस्तेमाल में सेल्यूलर फोन बहुत ज्यादा है और इसके द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं, बल्कि हमारा जीवन अत्यधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा, होटल तक की टिकट बुक कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं या करवा भी सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार से आसानी से संपर्क संभव होने के कारण आज हम बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर संचार माध्यमों के विकास का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन संचार के साधनों का विकास क्रम तीव्रता से बढ़ता गया। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, लोग एक दूसरे से जब मिलते जुलते थे तो एक दूसरे के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती थी। इसके बाद हमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करना शुरू किया और कबूतरों के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान को सूचना पहुंचा पाते थे। इसके बाद हमने हमारे संचार के साधनों का विकास होता गया। फिर हमने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियों के द्वारा भेज करके समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया। इसके बाद समाचार पत्रों का विकास हुआ, समाचार पत्र आने लगे। समाचार पत्रों के बाद हमारे घरों में बहुत सारे संचार के साधन जो हम अब देख पाते हैं, लैपटॉप, फोन, टेलीविजन, बहुत सारे संचार के संसाधन हमारे घरों में उपस्थित रहते हैं। अभी भी आप अपने घरों में इन संचार के साधनों का उपयोग करते होंगे। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा हमारे लिए सहायक बना वह सैटेलाइट था। तो इस प्रकार से ये संचार के माध्यम का विकास होता गया और हमें सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। यहाँ पर हम एक चित्र देख पा रहे हैं मैप का, जिसमें विश्व के प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन दिए गए हैं। जो वायु मार्ग है वह हमको रेड कलर से दिख रहा है और जो जल मार्ग है वह हमको ब्लू कलर से दिख रहा है। तो यहाँ पर हम इसे देख करके पहचान सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ तक यह परिवहन के साधन उपलब्ध है। हमने चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम उसके अभ्यास प्रश्नों को करके देखेंगे और चैप्टर को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न का प्रकार है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, परिवहन के 4 प्रकार क्या है? परिवहन के 4 प्रकारों को हमने पढ़ा था। पहला था सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा वायु मार्ग और जल मार्ग। ये परिवहन के 4 प्रकार थे। अगला प्रश्न कह रहा है, बस्ती से आप क्या समझते हैं? तो बस्ती वह स्थान जहां पर लोग स्थायी तथा अस्थायी रूप में निवास करते हैं। वहां पे आवास के लिए, रहने के लिए लोग घरों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम बस्ती कहते हैं।
इसमें अगला प्रश्न है, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या होते हैं? तो ग्रामीण लोग जो है यह कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, वानिकी करते हैं, दस्तकारी करते हैं। दस्तकारी का मतलब होता है बढ़ई जो लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, या लोहार जो लोहे का सामान बनाते हैं, इसे हम दस्तकारी के अंतर्गत लाते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है, रेल मार्ग की किन्हीं दो गुणों के बारे में बताएं। तो रेल मार्ग के दो गुण हैं। पहला, तो हम रेल मार्ग के द्वारा बहुत लंबी दूरी तक आवागमन कर सकते हैं और यह यात्रा बहुत ही आरामदायक होती है और उद्योग धंधों का विकास में भी रेल मार्ग बहुत ही सहायक होता है। हम इससे भारी सामान को एक स्थान से दूसरी स्थान ले जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है, संचार से आप क्या समझते हैं? तो संचार क्या है? जब हम किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम संचार कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंपर्क माध्यम क्या है? जनसंपर्क जब हम लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे किसी माध्यम का हम इसमें उपयोग करें, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, तो हम इसके द्वारा बहुत बड़ी जनसंख्या में लोगों के साथ जुड़ते हैं और संचार करते हैं। इसी को हम जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। अगला जो प्रश्न का प्रकार है इसमें हमको सही उत्तर को चिन्हित करना है। पहला प्रश्न कह रहा है, इसमें से कौन संचार का साधन नहीं है? तो इसमें सही उत्तर को हमको बताना है। संचार का माध्यम नहीं है तो यहाँ पर मेज सही उत्तर होगा और टेलीफोन, पुस्तक संचार के माध्यम के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? तो सड़क का भूमिगत निर्माण हमने पढ़ा था, सबवे कहते हैं इसको, और फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे इसके अंतर्गत नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर सड़क का भूमिगत निर्माण की बात हो रही है। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त होगा? तो अगर हम किसी द्वीप पे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमको जहाज का उपयोग करना होगा। अगला प्रश्न है, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो यहाँ पर पर्यावरण को प्रदूषित ना करने वाले साधन की अगर हम बात करेंगे तो वह होगा साइकिल। अगला प्रश्न का प्रकार है, यहाँ पर हमको जोड़े बनाने हैं, स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े को बनाना है। तो इंटरनेट संचार का एक साधन है। इंटरनेट संचार का एक साधन है। नहर मार्ग अंतर्देशीय जल मार्ग है। नगरीय क्षेत्र, यह क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्य करते हों। सघन बस्ती, आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र, जो पास में निर्मित हों, ऐसे घरों वाले क्षेत्र को हम सघन बस्ती कहेंगे। कारण बताना है हमको, आज विश्व सिमटता जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यातायात और संचार के साधनों का काफी विकास हो रहा है। परिवहन के साधनों का तीव्र विकास हुआ। इसके कारण से विश्व में किसी भाग में पहुंचने में बहुत कम समय लगा। संचार के साधनों के विकास के कारण अब पूरी दुनिया के देश आपस में जुड़ गए। टेलीफोन, इंटरनेट, इन सब साधनों का प्रयोग करके हम किसी भी देश के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं, संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार के साधनों के कारण संपूर्ण विश्व बहुत ही सीमित क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। बहुत ही विश्व सिमटता हुआ हमको दिख रहा है। इंटरनेट के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। संचार के साधनों के माध्यम से हम विश्व के किसी भी क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र
में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें आपको क्रियाकलाप करना है। क्या करना है आपको? अपने स्थानीय क्षेत्र में एक सर्वेक्षण आपको करना है और देखना है कि लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए कितने साधनों का उपयोग कर रहे हैं। परिवहन के 2 से अधिक साधन आपको बताने हैं, परिवहन के 3 से अधिक साधन, पैदल तय की जाने वाली दूरी में ही कितने लोग रहते हैं। इसके बाद अगला जो आपको काम करना है, निम्नलिखित परिस्थितियों में आप संचार के किस साधन को प्राथमिकता देंगे? जैसे आपके दादाजी अचानक बीमार पड़ गए, आप डॉक्टर को कैसे सूचित करेंगे? आपकी माँ पुराने घर को बेचना चाहती है, आप इस समाचार को दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? आप अपने चचेरे भाई के विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिसके कारण आप अगले 2 दिन तक स्कूल में अनुपस्थित रहेंगे। आप अपने शिक्षक को कैसे इसकी सूचना देंगे? आपका मित्र अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क घूमने जा रहा है, आप उसके साथ प्रतिदिन कैसे संपर्क में रहेंगे? तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तरों को खोजना है और हमें कमेंट करके बताना है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल फोकस अप इन्फिनिटी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।